चलिए आज हमारे पास जो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद आता है एनआई अप्रोच, फिर है ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, द ट्रेड ऑफ थ्योरी, उसके बाद ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, उसके बाद है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, चैप्टर ओवरव्यू से। चैप्टर का नाम है भैया कैपिटल स्ट्रक्चर। चैप्टर ओवरव्यू को जरा अपने दिमाग में सेट करके चलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो हम देख रहे हैं, तो एक तरफ क्या दिया हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है, दूसरी तरफ है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जहाँ पर हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पर हम बात करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में क्या क्या है भैया, सबसे पहले एनआई अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच है, फिर है ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एनओआई अप्रोच, फिर है मोदी गिलानी मिलर एमएम अप्रोच, उसके बाद ट्रेड ऑफ थ्योरी, उसके बाद है पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो 1 2 3 4 5 6 हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कितनी है भैया, 6 हैं। सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआई अप्रोच है, फिर मोदी गिलानी एमएम अप्रोच है, फिर ट्रेड ऑफ थ्योरीज है, फिर पिकिंग ऑर्डर थ्योरी है। तो एनटीएन एनटीएन एमटीपी याद रहेगा, एनटीएन एमटीपी नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, ट्रेड ऑफ थ्योरी, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। दूसरी ओर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम देखेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर्स टू डिसाइडिंग द फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, which sources to be tapped, their actual requirements, amount to be funded, and their relative prepositions makes in total capitalization. तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर्स टू डिसाइडिंग द फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। पूरा पढ़ो एक साथ। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर्स टू डिसाइडिंग द फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, ब्रैकेट में क्या लिखा हो, विच सोर्स टू बी टैप्ड, their actual requirements, amount to be funded, and their relative proportion makes in total capitalization। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसमें क्या क्या आ रहा है, रिप्लेसमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है, एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या क्या है भाई, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में है रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। याद रहेगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या 4 चीजें हैं, रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। फिर है नीड टू रेज फंड्स, नीड टू रेज फंड, यहाँ पर इंटरनल फंड से डेट और एक्सटर्नल इक्विटी है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में क्या क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, डिजायर्ड डेट इक्विटी मिक्स और पे आउट पॉलिसी। फिर डिजायर्ड डेट इक्विटी मिक्स में 2 चीजें, इफेक्ट ऑफ रिटर्न और इफेक्ट ऑफ रिस्क, इफेक्ट ऑफ रिटर्न और इफेक्ट ऑफ रिस्क। और उसके बाद क्या आ रहा है, इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है वैल्यू ऑफ द फर्म, और बीच में क्या आ रहा है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में, द फॉलोइंग अप्रोचेस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में किस किस के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, द फॉलोइंग अप्रोचेस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। बोलो मेरे साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में देखो 2 तरीके की थ्योरीज है। कितनी तरीके की, 2 तरीके की। एक तरफ दिखेगा कैपिटल स्ट्रक्चर की रिलीवेंस थ्योरी, दूसरी तरफ दिखता है कैपिटल स्ट्रक्चर इरिलीवेंस थ्योरी। बोलो, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में 2 थ्योरीज आपको देखने के लिए मिलेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर रिलीवेंस थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर इरिलीवेंस थ्योरी। रिलीवेंस में 2 आ रही है, एक आ रही है एनआई अप्रोच, दूसरी आ रही है ट्रेडिशनल अप्रोच। एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो भैया रिलीवेंस थ्योरी याद रहेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर की रिलीवेंस थ्योरी में 2 हैं, एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। याद रखना, एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच।
और इररिलेवेंस थ्योरीज में दो हैं, NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। याद रखना कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी में दो हैं, NOI अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भैया क्या है। सबसे पहले बात करेंगे नेट इनकम NI अप्रोच। पहली कौन सी है? नेट इनकम NI अप्रोच। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलीवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। दोबारा से सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलीवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म. An increase in financial leverage will lead to the decline in the weighted average cost of capital, WACC. An increase in financial leverage will lead to the decline in the weighted average cost of capital, WACC, while the value of the firm as well as the market price of ordinary shares will increase. While the value of the firm as well as market price of ordinary shares will increase. Conversely, a decrease in the leverage will cause an increase in the overall cost of capital and a consequent decline in the value as well as market price of equity shares. NI अप्रोच को फिर से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म. An increase in the financial leverage will lead to the decline in the WACC, while the value of the firm as well as the market price of ordinary shares will increase. Conversely, a decrease in the leverage will cause an increase in the overall cost of capital and a consequent decline in the value as well as the market price of equity shares. आगे, the value of the firm on the basis of NI approach can be ascertained as follows. The value of the firm on the basis of NI approach can be ascertained as follows. V का मतलब है वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. याद रखना V कैसे निकालोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. V कैसे निकलेगा? V मतलब है वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. ठीक है, आगे हम देखते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म. कोई अगर पूछ ले भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है, आगे बढ़ते हम देखते हैं भैया ट्रेडिशनल अप्रोच. अभी कौन सी देखी थी? NI अप्रोच देखी थी. अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच. ये क्या बोलती है? दिस अप्रोच फेवर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अप टू सम पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन एंड वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस. फिर से पढ़ता हूं, कौन सी पढ़ रहा हूं मैं? ट्रेडिशनल अप्रोच. ये क्या बोलती है? दिस अप्रोच फेवर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज up to some point cost of capital comes down and value of firm increases. ठीक है, however beyond that point reverse trends emerge. The principal implication of this approach is that the cost of capital is dependent on the capital structure. The principal implication of this approach is that the cost of capital is dependent on the capital structure and there is an optimum capital structure which minimize cost of capital. ठीक है, फिर से पढ़ता हूं. ट्रेडिशनल अप्रोच भैया क्या है? दिस अप्रोच फेवर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अप टू सम पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन एंड वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस. However, beyond that point, reverse trends emerge. The principal implication of this approach is that the cost of capital is dependent on the capital structure and there is an optimum capital structure which minimize cost of capital. ठीक है, आगे देखते हैं अगली कौन सी आ रही है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. दो कौन कौन सी थी?
पहली थी नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच, फिर हमने बात करी ट्रेडिशनल अप्रोच में, अब हम देख रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जिसको हम एनओआई से जानते हैं। एनी चेंज इन द लिवरेज विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। ओहो ठीक है, एनी चेंज इन द लिवरेज विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। ये कौन बोल रहा है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोल रही है। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, पूरी लाइन पढ़ता हूं, एनी चेंज इन द लिवरेज, एनी चेंज इन द लिवरेज विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म and the market prices of share and the market price of shares as the overall cost of capital is independent of the degree of leverage, as the overall cost of capital is independent of the degree of leverage, as a result the division between debt and equity is irrelevant। फिर से पढ़ता हूं, any change in the leverage, any change in the leverage will not lead to any change in the total value of the firm and the market price of shares as the overall cost of capital is independent of the degree of leverage, as a result the division between debt and equity is irrelevant, as a result the division between debt and equity is irrelevant। आगे, as per this approach an increase in the use of debt, as per this approach an increase in the use of debt which is apparently cheaper is offset by an increase in the equity capitalization rate, as per this approach an increase in the use of debt which is apparently cheaper is offset by an increase in the equity capitalization rate। This happens because equity investors seek higher compensation as they are opposed to greater risk due to the existence of fixed return securities in the capital structure। फिर से पढ़ता हूं, as per this approach an increase in the use of debt, as per this approach an increase in the use of debt which is apparently cheaper is offset by increase in the equity capitalization rate। This happens because equity investors seek higher compensation as they are opposed to greater risk due to existence of fixed return securities in the capital structure। फॉर्मूला देखते, V is equal to NOI upon KO, V is equal to NOI upon KO, where V का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म, NOI क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम, KO क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। MM, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, MM, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, MM, ये क्या बोलती है? द NOI अप्रोच इज डेफिनेशनल और कंसेप्चुअल एंड लैक्स बिहेवियरियल सिग्निफिकेंस। MM अप्रोच क्या बोल रही है भैया? द NOI अप्रोच इज डेफिनेशनल और कंसेप्चुअल एंड लैक्स बिहेवियरियल सिग्निफिकेंस। It does not provide operational justification for irrelevance of capital structure. The NOI approach is definitional or conceptual and lacks behavioral significance. It does not provide operational justification or irrelevance of capital structure. However, Modigliani-Miller approach provides behavioral justification for constant overall cost of capital and therefore total value of the firm. Modigliani-Miller approach, MM, the NOI approach is definitional or conceptual and lacks behavioral significance. It does not provide operational justification for irrelevance of capital structure. However, Modigliani-Miller approach provides behavioral justification for constant overall cost of capital and therefore total value of the firm. This approach indicates that the capital structure is irrelevant because of the arbitrage process which will correct any imbalance, that is expectation will change and stage will be reached where arbitrage is not possible। ठीक है, MM अप्रोच में दो चीजें हैं। MM अप्रोच 1958 विदाउट टैक्स है और है MM अप्रोच 1963 विद टैक्स। ठीक है, अगली आ रही है द ट्रेड ऑफ थ्योरी। द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द आइडिया दैट अ कंपनी चूजेज हाउ मच डेट फाइनेंस एंड हाउ मच इक्विटी फाइनेंस टू यूज बाय बैलेंसिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है जी,
ठीक है। ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है? हाँ, पता नहीं क्या है, ये देखना पड़ेगा इसको। फिर है एक पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन asymmetric information which refers to a situation in which different parties have different information. Picking order theory क्या बोलता है? This theory is based on asymmetric information which refers to a situation in which different parties have different information. ठीक है। ये क्या है? ट्रेड ऑफ डेट एंड इक्विटी, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, इंटरनल फाइनेंसिंग, डेट इक्विटी, पता नहीं क्या ये। आगे देखते हैं EBIT EPS एनालिसिस। ये क्या बोलता है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डिजाइन एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, विच कैन प्रोवाइड द हाईएस्ट अर्निंग्स पर शेयर EPS ओवर द कंपनीज एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT EPS एनालिसिस क्या बोलता है? बोलता है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, the basic objective of financial management is to design an appropriate capital structure which can provide the highest earning per share EPS over the company's expected range of earnings before interest and taxes, ठीक है। EBIT EPS एनालिसिस क्या बोल रहा है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डिजाइन एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर which can provide the highest earning per share EPS over the company's expected range of earnings before interest and taxes EBIT. EPS measures the company's performance for the shareholders. EPS measures the company's performance for the shareholders. The level of EBIT varies from years to years and represent the success of a company's operations. ठीक है। EPS measures a company's performance for the shareholders. The level of EBIT varies from year to year and represent the success of a company's operations. However, the EPS criteria ignores the risk dimensions as well as it is more of a performance measure. However, the EPS criteria ignores the risk dimension as well as it is more of a performance measure. EBIT minus I1 1 minus T upon E1 is equal to EBIT minus I2 1 minus T upon E2, where EBIT का मतलब क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट है। E1 क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑल्टरनेटिव 1। E2 क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑल्टरनेटिव 2। I1 क्या है? इंटरेस्ट चार्ज इन ऑल्टरनेटिव 1। I2 क्या है? इंटरेस्ट चार्ज इन ऑल्टरनेटिव 2। T का मतलब क्या है भैया? टैक्स रेट है। ऑल्टरनेटिव 1 में क्या है? ऑल इक्विटी फाइनेंस। ऑल्टरनेटिव 2 में क्या है? डेट इक्विटी फाइनेंस, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है? इट इज अ सिचुएशन वेयर अ फर्म हैज अ मोर कैपिटल देन इट्स नीड और इन अदर वर्ड्स असेट्स आर वर्थ लेस देन इट्स इशूड शेयर कैपिटल एंड अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है? इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन. It is a state when its actual capitalization is lower than its proper capitalization as warranted by its earning capacity. ठीक है जी। तो ये हमने अपना पूरा कर लिया है। क्या किया था हमने? क्या नाम था इसका? फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर।